हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए रिसेंटली अपनी क्लासेस स्टार्ट करी थी। प्रीवियस क्लास में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए लेबर लॉज के बारे में पढ़ेंगे। लेबर लॉज इन इंडिया, उसके रिफॉर्म्स के बारे में, एक्ट्स एंड पॉलिसीज के बारे में और न्यू लेबर कोड्स क्या क्या आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेबर लॉ इन इंडिया के बारे में। सो लेबर लॉज इन इंडिया आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड गवर्न्ड बाय मेनी एक्ट्स which were enacted from time to time to address the growing needs of labor regulations. सो इंडिया में जो लेबर लॉज है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ये कई सारे एक्ट्स के थ्रू गवर्न की जाती हैं और टाइम टू टाइम इनको एड्रेस किया जाता है ताकि जो लेबर रेगुलेशंस की जो नीड है, बढ़ती हुई नीड है, उसे टैकल किया जा सके। इसके लिए एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री क्रिएट की गई है जो कि है द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने वर्कर्स की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड कर सके। सो बेसिकली लेबर लॉ कंसिस्ट करती है कलेक्शन ऑफ लॉज को, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को, और ये रिफ्लेक्ट या एक्सप्लेन करती है लीगल राइट्स एज वेल एज लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्कफोर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। लेबर लॉ को क्रिएट ही इसलिए किया गया था ताकि वो वर्कर्स के या लेबर वर्कफोर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट आपका आता है कि कितने टाइप के लेबर लॉज होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। पहले आपका कलेक्टिव लेबर लॉ है, फिर है आपका इंडिविजुअल लेबर लॉ। कलेक्टिव लेबर लॉ हो गया जहाँ पे एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियंस आपस में एक अग्रीमेंट में इन्वॉल्व करते हैं अंडर द लॉ। और इंडिविजुअल लेबर लॉ नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडिविजुअल के ऊपर काम करता है। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के राइट्स के, उनके वर्क प्लेस के ऊपर। अब लेबर लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबसे पहला होता है इस्टेब्लिशिंग जस्टिस। और जस्टिस कहाँ पे? किसी भी सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक जस्टिस के थ्रू, यानी कि वर्कर्स को किसी भी तरह के इनजस्टिस के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेबर लॉज को क्रिएट ही किया गया है ताकि उन्हें जस्टिस प्रोवाइड की जा सके और उनके अगेंस्ट कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नेक्स्ट है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटीज। Labor law provides opportunities for all workers regardless of their background. नेक्स्ट आपका आता है इम्पोर्टेंट लेबर लॉज इन इंडिया। अब इंडिया में कई सारे लॉज आए हैं लेबर्स को रिलेट करते हुए, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे एक्ट्स ईयर वाइज मिल जाएंगे कि कौन सबसे पहले आया था। धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होंगे। तो सबसे पहले आपका आता है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में आई थी ये अलाउ करती है वर्कर्स को यूनियंस बनाने के लिए और उन्हें रजिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये 1946 में आई थी और ये शो करती है कि अगर किसी भी वर्क प्लेस पर अगर 100 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ की स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्री डिफाइंड होनी चाहिए, यानी कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है या वर्किंग कंडीशंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है मिनिमम वेजेस एक्ट, ये 1948 में आई थी। यानी कि अब ये नाम से ही पता चलता है मिनिमम वेजेस, यानी कि ये इंश्योर करती है कि वर्कर्स को मिनिमम वेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे उनके स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये 1947 में आई थी। ये रिलेट करती है एक्ट कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट किसी भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में है तो ये उसे सॉर्ट आउट करती है ताकि वहाँ पर किसी भी तरह की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ना हो। कि अगर ये एक्ट नहीं होगा तो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट कर सकता है। बट इस एक्ट के होते हुए एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के साथ कोई भी डिस्प्यूट होने पर वहाँ पर हम अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये 1948 में आया था। ये एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट प्रोवाइड करती है उन दिनों में जब वो फिट फॉर वर्किंग नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वो अगर किसी वजह से बीमार हैं या मैटरनिटी लीव पे हैं या किसी तरह की उन्हें कोई डिसेबिलिटी है, तो
एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट उनके बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आपकी आती है द फैक्ट्रीज एक्ट। ये आपकी 1948 में आई थी। ये इंश्योर करती है वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। अब फैक्ट्रीज में हैजार्डस सब्सटेंसेस हो सकते हैं, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर वर्कर्स की सेफ्टी और उनका वेलफेयर दोनों को ही इस एक्ट में प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। ये 1952 में आया था। तो प्रोविडेंट फंड्स जो होते हैं एम्प्लॉयज के, वो उन्हें एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज के लिए नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज को भी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आपका आता है माइंस एक्ट। ये 1952 में आई थी। ये इंश्योर करती है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ माइन वर्कर्स। अब माइंस में जो वर्कर काम करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि माइंस में काम करने वाले वर्कर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं, या फिर वहाँ पर किसी तरह का पोल्यूटेंट हो सकता है, या फिर वो सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है नहीं है। माइंस में काम करना काफ़ी डेंजरस होता है। सो इसके लिए वहाँ पर उनकी हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट। ये आपका 1961 में आया था। ये विमेन वर्कर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि इन डेज ऑफ मैटरनिटी वो लीव्स ले सकती हैं। तो यहाँ पर उन्हें जॉब्स को क्विट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर उन्हें काम से निकाला नहीं जाएगा। रादर वो इस ड्यूरेशन में लीव्स लेकर के कंपनी से बेनिफिट ले सकती हैं। नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ये 1965 में आया था। अब किसी भी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में जब कोई वर्कर काम करता है, तो डेफिनेटली किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे, वेदर इट्स होली और दिवाली, या कंपनी अगर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में जा रही है, ग्रो कर रही है, तो कंपनी क्या करती है, एनुअल बोनसेस प्रोवाइड करती है। सो ये एक्ट जो है वो वर्कर्स को एक तरह से बेनिफिट देती है कि कोई भी इंडस्ट्री उनसे काम करवाने पर उन्हें इन बोनसेस के लिए एलिजिबल करती है, और एम्प्लॉयर्स को ये बोनसेस उन्हें देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। ये 1970 में आई थी। ये एक्ट बेसिकली शो करता है कि अगर कोई भी हायरिंग हो रही है टेम्पररी वर्कर्स की, जैसे मान लीजिए आपके कंस्ट्रक्शन वर्क हो गए, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, या एक प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क है जहाँ पर एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रोजेक्ट होना है, और वहाँ पर हमें टेम्पररी वर्कर्स की ज़रूरत है कि वो एक बार प्रोजेक्ट ख़त्म, फिर हमें उन वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एम्प्लॉयर्स को ये फैसिलिटी देती है कि वो टेम्पररी वर्कर्स को हायर कर सकती है। नेक्स्ट आपका आता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। ये 1972 में आया था, और ये एक्ट शो करता है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने अगर मिनिमम 5 साल की सर्विस किसी कंपनी में दी है, तो वो उस कंपनी से ग्रेचुइटी पाने के लिए मान्य है। उन्हें कंपनी की तरफ से या इंडस्ट्री की तरफ से ग्रेचुइटी मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका चाइल्ड लेबर एक्ट। ये 1979 में आया था। ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी बच्चा जो है वो किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता जहाँ पे हैजार्डस सब्सटेंसेस का यूज होता है। सो लेबर लॉ क्रिएट ही इसलिए किए गए थे ताकि वो राइट्स एंड वेलबींग को प्रोटेक्ट कर सके वर्कर्स की, ताकि वर्कर्स फेयर तरीके से अपना काम कर सके। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या नए कोड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। सो सबसे पहला कोड आया था 2019 में, वो था कोड ऑन वेजेस। ये अप्लाई होता है सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वेदर वो ऑर्गेनाइज्ड हो या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हो। अब वेजेस में क्या चेंजेस हो सकते हैं? अब वेजेस में जब चेंजेस आते हैं, तो वो हो सकते हैं उनकी टेक होम सैलरी से रिलेटेड, या उनके वर्किंग आवर्स से रिलेटेड, या वीकडेज से रिलेटेड। सो नेक्स्ट आपका आता है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये 2020 में आया था, और इसका मेन पर्पस था 4 डे वर्क वीक क्रिएट करना, जिसमें वर्किंग आवर्स जो थे वो 12 आवर्स के थे। सो जिससे 48 आवर्स का वर्क वीक भी मेंटेन हो जाएगा, और साथ में एक एम्प्लॉय को 3 डेज का ऑफ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका कोड जो आया था वो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर था। ये भी 2020 में आया था। ये अलाउ करता है, इट लिमिट्स अलाउंसेस टू 50% ऑफ द सैलरी
making half of its basic wages, and employers contribution to provident fund based on basic pay and dearness allowance। यानी कि सोशल सिक्योरिटी के तहत अब एम्प्लॉयर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रोविडेंट फंड में, और ये प्रोविडेंट फंड में कितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे वो डिपेंड करेगा उनकी बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस की तरफ से। नेक्स्ट आपका था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, यानी कि ये शो करता है कि हर एक स्टेट में जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को पब्लिश करना होगा कि वहाँ पे सेफ्टी के क्या मेजर्स हैं, हेल्थ की सिनेरियो क्या है और क्या वर्किंग कंडीशंस वहाँ पर हैं, ताकि जो वर्कर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को खुद से भी प्रोटेक्ट कर सकें और उन्हें कोई भी वर्किंग कंडीशन ज्वाइन करने से पहले वहाँ के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। अब इन कोड्स का क्या इशू आता है या क्या इम्पैक्ट इसका क्रिएट होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो टेक होम पे के ऊपर है, यानी कि जब आप वेजेस को रीडिफाइन करते हो तो उनकी टेक होम पे जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। जो इनिशियल वेजेस है वो हो सकता है वो रिड्यूस हो जाए, बट इसका जो बेनिफिट होता है वो उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स में होता है जो कि इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप प्रोविडेंट फंड में अगर पैसा एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ एम्प्लॉयर नहीं करता, ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों करते हैं। तो एम्प्लॉय की सैलरी में से भी जब एक पोर्शन कट के प्रोविडेंट फंड में जाएगा तो जो वेजेस हैं एम्प्लॉय के वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएंगे। तो बट इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है उसको, आज उसकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड के नाम पर पैसा कट रहा है, बट फ्यूचर में वो रिटायरमेंट की सेविंग्स जो है वो धीरे धीरे उसकी बढ़ रही है, और ना केवल उसकी तरफ से बल्कि उसका एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट है बर्डन ऑन द फर्म्स। अब फर्म्स के ऊपर एक एडिशनल बर्डन आ गया कि अब उन्हें प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी के तौर पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सैलरी भी दे रहे हैं और साथ में उन्हें एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्ट्राइक्स में बिकम हार्डर। न्यू regulations could make it more challenging for workers to go on strikes। अब वर्कर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि हर एक चीज़ से रिलेटेड रेगुलेशंस को क्रिएट किया जा चुका है, बहुत सारे चैलेंजेस को ऑलरेडी एड्रेस किया जा चुका है और उनसे रिलेटेड एक्ट्स एंड लॉज को बनाया जा चुका है, जिसकी वजह से वर्कर्स के लिए इट हैज़ बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट कि अब वो चीज़ों को जल्दी स्ट्राइक में नहीं लेके जा सकते हैं। उनके लिए ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की चैलेंजेस को अगर वो फेस करते हैं तो वो एग्जिस्टिंग लॉज को यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जो ये कोड्स आए हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला जो मेजर है वो शो होता है वो 4 डे वर्क वीक है, यानी कि एम्प्लॉय कैन एंजॉय 4 डे वर्क वीक इंस्टेड ऑफ द 5 डे वर्क वीक जो अभी करंटली चलता है। सेकेंड है आपका मैनेजमेंट चेंजेस। इंडस्ट्रियल हाउसेज मे चेंज द वे दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज। अब मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। अब अगर 5 डे से 4 डे पे वर्क हो रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी चेंज होंगी। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के लिए अलग अलग चैलेंजेस आएंगे जब 4 डे वर्क वीक को क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैनेजमेंट में भी कई तरह के चेंजेस डेफिनेटली शो होंगे। नेक्स्ट है आपका स्वीपिंग चेंजेस। ये कोड्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आएंगे दोनों ही पार्टीज में, यानी कि बिजनेसेस के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी, यानी कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक पर्सन के ऊपर नहीं पड़ रहा है, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के ऊपर पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म वर्क कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयर्स हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन यूजिंग शॉर्ट टर्म वर्क कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अब जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जहाँ पर उन्हें परमानेंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, वो किसी पर्सन को हायर करके शॉर्ट टर्म वर्क करा सकते हैं। वहाँ पर एम्प्लॉयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है ताकि वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर कर सकें। नेक्स्ट है आपका न्यू सोशल सिक्योरिटी नेट। A national wage floor could benefit workers, and informal and gig workers will have improved social security। यानी कि जो न्यू सोशल सिक्योरिटी नेट आया है ये वर्कर्स के बेनिफिट्स को, चाहे वो इनफॉर्मल हो फॉर्मल हो या गिग वर्कर्स या जो टेम्पररी वर्कर्स होते हैं,
सबकी जो सोशल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। The new industrial relations code will improve the ease of doing business by allowing firms with up to 300 workers to make layoffs, retrenchment, and closure without the government permission. यानी कि जो इंडस्ट्रीज है या बिजनेसेस है वो अब बिजनेस को काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं एंड अप टू 300 वर्कर्स को वो हायर कर सकते हैं और वो ले ऑफ्स कर सकते हैं, रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं एंड इन केस अगर उनका बिजनेस नहीं वर्क कर रहा है या फिर वो अपनी कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं तो बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के वो ये चीज़ें भी कर सकते हैं। और ये पहले केवल 100 एम्प्लॉयज़ तक के लिए सीमित था जिसकी अब लिमिट बढ़ा करके 300 वर्कर्स कर दी गई है। तो ये था आपका कंप्लीट लेबर लॉ के बारे में कि लेबर लॉ के एक्ट्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, क्या नए कोड्स आए हैं, उनसे रिलेटेड उनके इश्यूज और सिग्निफिकेंस के बारे में। सो अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।